ॐ नमो ब्रह्मण्यवासुदेवाय गोविन्दाय हिताय च ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल शनिवार 9 बजे आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आप मेरे साथ ज्योतिषपुंज टीवी के थ्रू हर शनिवार के दिन प्रातः जुड़ते हैं। आपका साधुवाद है, आपका धन्यवाद है। मेरे बहुत से मित्र, बहुत से अनुज, बहुत से शिष्य शिष्याएं जुड़ चुके हैं और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम इस कड़ी में अर्थात ज्योतिषपुंज टीवी लाइव जो शनिवार को आता है उसमें केवल और केवल ज्योतिष के तथ्यों का बखान करते हैं। जो महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त बातें हैं, ज्ञान है, उसको और अधिक रूप से प्रयोग कैसे किया जाए, प्रिडिक्शन करने में उसका प्रयोग करके और हम अपना लेवल ऑफ प्रिडिक्शन और अधिक इंक्रीज कर सकें, उसी की बात करते हैं। यह बात आप सुनते होंगे, मैं रोज कहता हूं नियमित रूप से। और साथ ही दूसरी बात फिर कह दूं कि इस कार्यक्रम में शनिवार के दिन प्रातःकाल जो ज्योतिषपुंज टीवी में मैं लाइव आता हूं, उसमें किसी भी तरह का प्रश्न लिए जाने का, कोई शंका समाधान करने का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब हम और ना बात करेंगे। इसलिए कुछ मित्र अपना देख रहे हैं, रुचि गर्ग हैं, कोई और रजनी भी हैं, कुछ बहुत सारे अपना डिटेल दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपसे माफ़ी चाहता हूं। हाँ, यदि आप मेरे से कोई किसी भी तरह का बात करना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको ज्योतिषपुंज टीवी से लेना होगा, उनसे मिलेगा। लेकिन आप बात तभी करें, नंबर भी तभी लें कि उस दक्षिणा के साथ है, शुल्क के साथ है, फीस के साथ है, निःशुल्क सेवा नहीं है। चलिए, पिछली बार मित्रों हमने नक्षत्रों के जन्मफल का बात शुरू की थी और पिछले शनिवार को अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा बखान हमने किया था, थोड़ा सा गुणगान किया था, उनको रिकलेक्ट किया था। और जिस नक्षत्र में जातक जातिका ने जन्म लिया होगा उसके जीवन काल में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने की संभावना या प्रबल संभावना होगी, उनके बारे में हमने बात की थी। हाँ, जो मित्र पिछली बार नहीं देख सके वह ज्योतिषपुंज टीवी पर देखेंगे तो मेरे फेसबुक में आपको लाइव मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब चैनल पर भी DRLALITPANT डॉक्टर ललित पंत आप सर्च करेंगे गूगल पर, उस पर भी वह उपलब्ध होगा। चलिए, अब आज हम अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अगला नक्षत्र आद्रा के बाद आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। जिस जातक का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ होगा वह कैसा होगा? उसमें कुछ न कुछ तो गुरुत्व आएगा ना, गुरु की कृपा आएगी। जो पिछली कक्षा हमने उसका बेस बनाया था, भूमिका बनाई थी नक्षत्रों के जन्म की हमको जरूरत क्या है, उससे बहुत सारी बातें हमने की थी। और गत सप्ताह भी हमने नक्षत्रों की बात की थी। अब आगे जब पुनर्वसु की बात करते हैं, उस नक्षत्र के गुण आएंगे उस जातक जातिका के
जीवन काल में, उसके एक्टिविटीज में, शरीर में, स्वास्थ्य में, विद्या में, बुद्धि में, अर्निंग में, व्यापार में, व्यवहार में और जीवन काल में घटित होने वाली अनेक सी घटनाओं में भी। अब कब वो घटना घटित होगी, कब उसका फल एग्जैक्ट मिलेंगे, उसके लिए एक सूत्र जो ज्योतिष का है, देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। जब उसका समय आएगा, समय कब आएगा, जब वैसी दशा चल रही होगी, महादशा। दशा के लिए जो मेरे मित्र जो लाइव हैं या जो बाद में सुनते हैं वह कोई अन्यथा ना लें। दशा से मतलब सामान्य बात हम देखें, दशा से मतलब कोई तकलीफ, आफत, परेशानी से नॉर्मली बात की जाती है। लेकिन ज्योतिष में ये कौन वर्षा कश्यप जी, रिप्लाई वर्षा जी प्लीज ना करिए, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं जो बात आप सुनना चाहते हैं इसी को सुनिए, इसमें कोई रिप्लाई देने का प्रोविजन नहीं है। चलिए, जो बात हम कर रहे थे, दशा से मतलब है ज्योतिष की विधा जो है उसमें पीरियड के लिए, समय के लिए, पर्टिकुलर स्पेन ऑफ टाइम के लिए दशा का प्रयोग किया जाता है। वो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों का अलग अलग जन्म के समय जो दशा मिली उसी काउंटिंग में, उसी सीरियटम में आगे बढ़ाकर दशा ली जाती है। इसलिए दशा जो ज्योतिष के मित्र नहीं है, जो ज्योतिष के जानकार नहीं है, उनसे भी ध्यान रखें कि दशा से मतलब कोई परेशानी या आफत नहीं है। दशा का मतलब पर्टिकुलर स्पेन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, समय की गणना करने के लिए वो एक सूत्र है। तो जब दशा आएगी और साथ ही दशा के अलावा जब जिस भाव से संबंधित कार्य है वह समय भी हो और उस भाव को, 12 भाव हैं कुंडली के, उस भाव से संबंधित गोचर, द्विग्रह गोचर भी हो रहा हो, डबल ट्रांजिट भी हो रहा हो, तभी उसके फल मिलेंगे, या तभी उसके फल और परिपक्वता से मिलेंगे या और अधिक मिलेंगे। इस तरह का जो विचार था हम करते थे। तब पुनर्वसु नक्षत्र में जिस जातक जातिका ने जन्म लिया हो उसके स्वामी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जातक कैसा होगा, सुंदर। और गुरु की क्या है, विद्वान। और गुरु का कारकत्व क्या है, संतान युक्त। और गुरु कैसे हैं, मित्रवत देने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं। तो जातक कैसा होगा, मित्र बनने वाला। मित्र यदि उससे जो जिसका वो मित्र बनेगा वो उसको धोखा नहीं देगा, गुरु का गुरुत्व उसमें आएगा। और साथ ही मनन विचार करने वाले, जब मनन विचार करने वाले हैं, शांत हैं, दूसरों को पसंद करते हैं, दूसरों को वो भी और उनको भी दूसरे पसंद करते हैं, मित्र फ्रेंडली भी हैं, तो ऐसे जातक जातिका कैसे होंगे, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, सुखमय जीवन काल होगा। और तो ऐसे जातकों को बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, अर्थात भोग भी उनको मिलेगा, विलास मिलेगा। तो यह तो बात थी पुनर्वसु नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो। हाँ, किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उसके अलावा जो हम ये कुछ बातें तथ्य यहाँ पर कह देते हैं, इसके अलावा और अथाह बहुत सारा समुद्र सी बातें और भी हैं। उसके अलावा भी उसकी कुंडली का विशेष विश्लेषण, लग्न क्या है, लग्न के अंश कितने हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रह किस नक्षत्र में हैं और उन नक्षत्र के स्वामियों से उस ग्रह के क्या संबंध हैं, वो किस भाव में स्थित हैं, किस स्थिति में स्थित हैं, उनका भी विचार होगा। और ये जो बातें हम कहते हैं, जो बात इसमें समुद्र में इसमें बताई गई है महर्षि पराशर के द्वारा, उन बातों का आकलन, सही सही रूप निरूपण, स्पेसिफिक जब एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा। और इसका स्पेसिफिक एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, एक फीवर, बुखार है, ज्वर है, उसको देखते हैं, हाथ टच किया, माथे में टच किया, कुछ गर्म है, कितना बुखार है, इसकी गणना करने के लिए क्या है, थर्मामीटर बहुत आसान सी तरीका है। थर्मामीटर लगाइए। विशाल जी आप प्लीज ना कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपका। आप रिप्लाई करें, बार बार लिख रहे हैं, इसमें रिप्लाई नहीं है। आप बात कर सकते हैं, फीस आप देना चाहेंगे तो रिप्लाई कर रहे हैं, आप बार बार रिप्लाई लिख रहे हैं तो उसमें व्यवधान ही होता है। चलिए, तब बुखार कितना है, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5 कितना है, वो थर्मामीटर बताएगा। और बुखार का रीजन क्या है, उसके लिए कोई न कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट भी डॉक्टर करवाते हैं, चिकित्सक कराते हैं।
है ना। वो मलेरिया है, डेंगू है, आजकल जो कोरोना चल रहा है ये है, या और वायरल है, या और कुछ भी बात है, उसके लिए फिर होगा। अब उसमें जब क्लियर नहीं होता तो उसके बाद फिर एक कल्चर भी करा देते हैं, एडवांस टेस्ट भी करा देते हैं, एक्सरे भी करा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करने के बाद तब कंफर्म किया जाता है, रीअफर्म किया जाता है। लेकिन इस ज्योतिष विधा की, किसी भी ज्योतिषी की, किसी भी देवज्ञ की थोड़ी सी विचार जब मैं कर रहा हूँ उसकी थोड़ी परेशानी भी है। आप देख सकते हैं जैसे अभी जो आप लाइव हैं इनमें से बहुत से मित्र कुछ भी जान लेना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, मैरिज है, कोई रिप्लाई मांग रहा है, बहुत ही फ्रेंटिकली हंट कर रहे हैं भैया फ्री में कुछ मिल जाए। मित्रों, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती। आपको कुछ इतना लिखने के लिए भी आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कोई न कोई यंत्र आप यूज कर रहे होंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, क्या फ्री में आप जाके देखते हैं? नहीं, समय लेंगे तब बात होगी। आप जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, कुछ और भी चाहते हैं, उसके लिए कुछ आपको खर्च भी करना पड़ेगा, है ना। और चाहता तो हर कोई है, भगवान के मंदिर फ्री में देने वाले तो भगवान है, उनसे कुछ भी मांगिए वो दे देंगे, है ना। इंसान के पास तो फ्री में नहीं है। हाँ, इस ज्ञान को प्रसारित करने का जिम्मा, बीड़ा मैंने उठाया है, मैं इसी में समर्पित हूँ। इस ज्ञान को, विधा को प्रसारित करने के लिए महर्षि पराशर के सूत्रों का अनुपालन करके उनको प्रयोग करने के लिए खुद भी प्रयोग करता हूँ, दूसरों को भी उसमें प्रयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह भी सूत्रों का सही तरह से आकलन करके, विचार करके प्रयोग करें। चलिए, अब पुनर्वसु नक्षत्र की बात हमने जानी। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र आते हैं पुष्य नक्षत्र। क्या आप लोग पुष्य नक्षत्र के बारे में जानते हैं? जो ज्योतिष मित्र हैं, जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी का विद्यार्थी हो, कार्य करने वाले हो, ज्योतिष के प्रकांड पंडित हो, एक बात ध्यान रख लें, जिस भी जातक जातिका का पुष्य नक्षत्र में जन्म होता है। कैसा पुष्य नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र में मित्रता की निशानी, मित्रवत सबसे फ्रेंडली नक्षत्र पुष्य ही है। तो कैसे होंगे? जातक को मित्र भी मिलेंगे, मित्रता भी करेगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा, विचार भी होगा, आचार भी होगा, व्यवहार भी होगा। और शनि महाराज के नक्षत्र हैं। स्वामी क्या है पुष्य के? शनि। शनि कैसे हैं? शांत, धीर, भीर, गंभीर, बेकार जल्दीबाजी कुछ नहीं करते, उल फजूल में नहीं फंसते, अपना कार्य करने वाले। क्योंकि 30 महीने एक राशि में शनि महाराज रहते हैं, 30 महीने बाद विचरण करते हैं, राशि बदलते हैं। चंद्रमा की तरह 2.25 दिन में नहीं बदल रहे, उथल पुथल नहीं कर रहे हैं। ये बाकी ग्रहों की तरह भी इतने तेज नहीं है, राहु केतु की तरह वक्री चलने वाले भी नहीं हैं। हाँ, कभी वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, लेकिन सदा नहीं। इसलिए कैसा होगा जातक? मित्रतापूर्ण, मित्रता से भरा हुआ, मृदुल स्वभाव, और जब शांत भी होगा। शनि शांति वाले, धीरे चलने वाले, और जो शांत होगा, मित्रता रखने वाला होगा, सुंदरता उसको अनायास ही मिलेगी। और जिसको शांत होगा, सुंदरता लिए हुए होगा, मित्रता वाला होगा, उसको कष्ट कहाँ, दुख कहाँ, सुखी ही रहने वाला। और शनि महाराज न्याय के देवता भी हैं, न्याय के रक्षक भी हैं, न्याय के कारक भी हैं। तो देवताओं को, देवियों को, धर्म को मानने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, अर्थात अधर्म न करने वाले जातक होते हैं। ऐसे जातकों के बाद धन आना ही है, संतान आना ही है, और जो धीरे धीरे चलता रहेगा। खरगोश तो तेज भाग गया, कहीं पकड़ा गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, वह टॉप पे, पीक पे पहुंच गया, जीत गया रेस को। इसलिए वह विद्वान भी होंगे और सफलता लिए हुए भी होंगे। यह बात है पुष्य नक्षत्र की, और शनि उसके जो स्वामी हैं उसकी बात। इस बीच बहुत से मित्र बहुत सारी बातें लिखते हैं, कहते हैं, और मैं ना नाम भी नहीं ले पाता हूं, क्योंकि नाम लूँगा तो फिर उसी में रह जाएगा और बातें भी नहीं कर पाता हूं। आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। आप मेरी बातें सुनते रहिए हर शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष टीवी पर। अब अगला नक्षत्र जो है अश्लेषा।
मैंने जब शुरुआत की थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 5 नक्षत्रों का नाम, 6 नक्षत्रों का नाम लिया था। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती। 3 नक्षत्र बुध के हैं, 3 नक्षत्र केतु के हैं। इनको गंडमूल नक्षत्र कहा गया है या मूल नक्षत्र कहा गया है। इन जो भी जाति का इन मूल नक्षत्रों में होता है, उनको कोई न कोई कष्ट परेशानी होती ही है। अब फिर कितनी परेशानी होगी वो फिर डिपेंड करता है कितने चरण के वो नक्षत्र हैं और उस नक्षत्र के स्वामी की युति उस जातक के जन्म काल के समय कहाँ पड़ रही है, किस ग्रह से है, तो वो डिपेंड करता है। और उससे यह बात सही है, गंडमूल नक्षत्रों में जन्म हुआ जातक एक स्थिति में अपने लिए कष्टकारी, दूसरे स्थिति में माता पिता के लिए कुछ न कुछ कुप्रभाव दुष्प्रभाव देने वाले, तीसरी स्थिति में अपने परिवार के भाई बहनों के लिए, और चौथी में और कई विघ्न बाधाओं का कारक धारण किए हुए होते हैं। तो चलिए, वह तो उसके बाद तो जब ऐसा कुछ होगा जिसका हो, उसके लिए विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेके उनका शांति का उपाय निरंतर रूप से करना ही चाहिए। चलिए, अब हम उसके गंडमूल नक्षत्रों की बात जब समाप्त होंगे, ये पूरे 27 नक्षत्र बात करेंगे। फिलहाल तो अश्लेषा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से तो क्रूरता लिए हुए होता है, कुछ न कुछ परेशानी देने वाला है, और बुध इसके स्वामी है। अभी हमने कहा ना 3 नक्षत्रों के स्वामी बुध हैं, 3 नक्षत्रों के स्वामी केतु हैं, जो गंडमूल नक्षत्र हैं, उनकी बात थी। तब बुध महाराज कैसे हैं? अल्हड़ है, बालक हैं, राजकुमार हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं वो अच्छा बुरा क्या करते रहे। बच्चा हाथ डाल देता है, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेता है, भाग जाता है, छोड़ देता है, फेंक देता है ना, या वो अपना और पराये का भी उसको बोध नहीं हुआ है, अबोध है बालिका। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं जन्म लिए हुए? वह जो गंडमूल का उसका दुष्प्रभाव तो होंगे ही, साथ ही साथ वह बच्चे को किसी ने पुचकारा, डांटा, क्या वो याद रहता है? नहीं रखता है, तो भूल जाने वाले होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, इन्होंने मेरे साथ भला किया, तो वो भूल जाते हैं। और बच्चा कहीं काट देता है, नाखून चुभा देता है, मार देता है, फेंक देता है, वो क्रूरता लिए होता है, कुछ न कुछ उसको पता नहीं होता, अबोध लिया होता है, तो वह भी इस तरह की काम करने वाले होते हैं और अपने कार्य कर लेते हैं। बच्चा क्या करता है? रो देता है, उसको दे दो चीज़, वो खुश हो जाता है। तो अपने में यह सेल्फिश टाइप की टेंडेंसी ऐसे जातक जातिकाओं की होती है जिसने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है। और बुध महाराज का गुण, कृपा, स्वभाव उस पर जरूर विद्यमान रहते हैं। बुध महाराज की तरह एडजस्टिंग नेचर, जहाँ जरूरत हो वहाँ। बच्चे रो रहा है, भूख लगी, किसी ने खिला दिया, चुप हो गया, किसी ने कुछ और दे दिया, चला गया, वो जानता नहीं कि अब मेरा है या पराया है। तो ये बात थी अश्लेषा नक्षत्र की। और अश्लेषा के बाद तो फिर दूसरा गंडमूल नक्षत्र आ रहा है, मघा नक्षत्र। कहीं कहीं कुछ जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मघा को माघ भी कहा है ना। एक्चुअली माघ नहीं है, वो लिखने में आता है माघ नहीं है, उसका आप ध्यान रखें, वो मघा नक्षत्र है। और यदि माघ भी लिखा है नक्षत्र का नाम, तो आ की मात्रा को हटा के मघा उसको पढ़ ले। ये मैंने कई बार कई सॉफ्टवेयर में देखा है, लेकिन जब आप पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ेंगे तो वह मघा ही लिखा हुआ, ठीक है। और मघा नक्षत्र के स्वामी भी केतु हैं। पहले अश्लेषा के बुध थे, अब मघा आ गए, उसके बाद वो केतु है ना। तब कैसे होते हैं केतु? कैसे है केतु का स्वभाव कैसा है, आकार प्रकार कैसे है? केतु का केवल धड़ है, गर्दन से नीचे का हिस्सा। उनको पता नहीं अच्छा बुरा क्या है, सर्दी गर्मी बरसात का पता नहीं होता। और जिसका आंखें नहीं है वो कैसे वाले हैं? जैसे दिखा सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, जैसा उनके दिमाग में आ गए वैसा ही मानने वाला। अर्थात वो किसी की भी बात को डिटर्मिनेशन होके, दृढ़ होके, ढीठ होके मान जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। एक ही दूसरा, अब वो डिपेंडेंट है किसी पर, किस पर? चाहे माता पिता पर हो, भाई बहनों पर हो, परिवार के किसी और सदस्य पर हो, राज्य पर हो, राज परिवार पर हो, तो वह कैसे होते हैं? किसी न किसी पर आश्रित होते हैं। और जो इतनी अच्छे काम करने वाला, जो डिटरमाइंड है, ढीठ है, कितनी में तो करके रहूँगा इस कार्यों को, उसको उसके घर वाले भी, परिवार के सदस्य भी, राजा भी, सरकार भी उस पर भी आश्रित रहती है। वह भी किसी पर आश्रित, उस पर भी वो आश्रित रहते हैं, अर्थात अच्छा मानते हैं, शुभता लिए। और जो
भोग विलास तो होगा। क्यों? क्योंकि उनको जो भी दिया वो अपना भक्षण करने वाले, एंजॉय करने वाले, आंखों से नहीं सही वो सूरदास के रूप में ही सही उसको भोग विलास कर देते हैं। और जो भी उनकी मदद करता है उनको वो भक्ति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं दिल से, क्यों दिल तो है उनके पास, है ना, आंखें नहीं है, नेत्र नहीं है, दिल से उनका भक्त भी होता है। और जो भक्ति करने वाले हैं, दिल से काम करने वाले हैं, वह किसी न किसी चीज को लीड करने वाले होते हैं, चाहे वो सेनापति हो, उद्योगी हो, उद्यमी हो, परिश्रमी भी होते हैं। और यह बात तो सही है कि तू किसी भाव में अकेला अगर होते हैं तो ढीठ होते हैं, उस काम को वो करते ही हैं, उसका प्रभाव वो छोड़ते ही हैं, अपनी दिशा दशा तो दिखाते ही हैं। यह बात थी मघा नक्षत्र की। मघा के बाद जो अगला नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी, कहीं पूर्व फाल्गुनी दिया है, कहीं पूर्वा फाल्गुनी दिया है, शुद्ध तो पूर्वा फाल्गुनी ही है। यदि पूर्व भी लिखा हो तब भी ग्रामेटिकली गलत तो नहीं माना जाता, नाम तो वही है। और पूर्वा फाल्गुनी कैसे है? पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी, पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य जी हैं, दैत्य गुरु शुक्र है ना। तो शुक्र कैसे हैं? तंत्र यंत्र मंत्र येन केन प्रकारेण, चाहे तंत्र से हो, मंत्र से हो, यंत्र से हो, विद्या से हो, बुद्धि से हो, विवेक से हो, कैसे भी हो वह कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, कार्य करने की इच्छा रखते हैं, या दूसरी बात कहें वो कार्य कर ही लेते हैं तो विद्यावान है। कार्य कौन कर लेगा? विद्यावान, जिसमें बुद्धि विवेक वही तो करेगा, क्योंकि अदरवाइज तो कहा है वेदों में, ईसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ऐसाम न विद्या, जिस जातक जाति के पास विद्या नहीं है, ऐसाम न विद्या तपो न दानम, जो ध्यान नहीं लगा सकता, आशीर्वाद नहीं ले सकता, प्रणाम नहीं कर सकता, और वो देने की इच्छा भी नहीं, दानम किसी भी तरह का, जो उसके पास वही दे, विद्या ही दे, बुद्धि ही दे, धन ही दे, भोजन ही दे, वस्त्र ही दे, कुछ भी, तपोन दानम ज्ञानम न शीलम, जिसमें न तो बुद्धि ही है और न शील सज्जनता ही है, गुणो न धर्म, वो गुणवान भी नहीं है, धर्मवान भी नहीं है, ते मर्त्यलोके, वे जातक, ऐसे जातक मर्त्यलोके, मृत्युलोक में, इस मृत्युलोक में, इस धरती पर, धरा पर, भुवि भार भूता, एक भार स्वरूप हैं, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, उनका शरीर सौष्ठव तो मनुष्य का है, इंसान का है, लेकिन मृगा चरंती, जो घास खाने वाले हैं, चरने वाले हैं मैदान पर, मृग हिरणों की तरह, ऐसे जातक हैं, इनका जीवन काल इस तरह का है। इसलिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्या बुद्धि देने वाले हैं, और जब शुक्र उसके स्वामी हैं तो क्या करते हैं? शुक्र किसी न किसी युति लगाकर कार्य करने वाले होते हैं, और वो गंभीर हैं। और शुक्र स्त्री जातक है तो वैसे जातक स्त्रियों को प्रिय करते हैं, या स्त्रियां, या अपोजिट जेंडर दूसरा लिंग जो है वो भी उनको नज़दीक आते हैं, प्रिय होते हैं, और उनको प्यार भी देते हैं, और सुखी जीवन भी व्यतीत करने वाले होते हैं। और एक चीज़ और कही है, आज के समय में, आज के वातावरण में उसको हम अपडेट कर लेंगे। वो क्या है? दो पाए विशेष गाय भैंस दूध घी मलाई युक्त। अब वो चाहे पालन करता हो, गौपालक हो, पशुपालक हो, इस तरह का कार्य करने के व्यापारी हो, या उनको यह चीज़ें दूध घी दही पनीर सारी चीज़ें मिलती हों, या उनको उपलब्ध हों, या उसको वो एंजॉय करते हों, उसको हम अपडेट आज के समय में कर देंगे। ये बात थी पूर्वा फाल्गुनी की। अब आज के क्रम में जो हमारे आखिरी नक्षत्र हैं, नक्षत्र अभी और हैं, 27 तो अभी टाइम है, लेकिन आज के क्रम में जितना समय है उसके लिए हम अगला नक्षत्र वह है उत्तरा फाल्गुनी। अभी था पूर्वा फाल्गुनी जिसके स्वामी शुक्र महाराज थे, अब उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र क्या है? सूर्यदेव है। फाल्गुनी का मतलब क्या है? अभी तक फाल्गुन का महीना था ना, होली इस बार थोड़ी डिले हुई है क्योंकि अधिक मास चल रहा की वजह से, लेकिन फाल्गुन का मतलब क्या है? खुशी, रंगत आ जाना, और फसलों का
शुरुआत हो जाना, लहलहाना। बैसाखी से फसल कटाई शुरू होती है, लेकिन अभी फसलें लहलहा जाती हैं होली के समय में। तो इसलिए फाल्गुनी का मतलब लहलहाना, चाहे उत्तरा हो या पूर्वा हो। अब पूर्वा की बात कर लिए, अब उत्तरा की बात करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो कैसे हैं? ताप लिए होते हैं। सूर्य का काम ही क्या है? ताप लिए, गर्मी लिए हुए। जो ताप लेने वाला होता है वो कैसे होगा? मजबूत होगा, ताकतवर होगा, सूरवीर होगा। और सूर्य का काम क्या है? जीतने वाला, जितेंद्रिय, दूसरों पर जीतने करने वाला, सेल्फ कंट्रोल वाला, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला। और जब फाल्गुन की बात कर रहे हैं, फाल्गुन कैसा है? मंद मंद बयार चलती है बसंत ऋतु की, फूल और अधिक निकलते हैं, जौ, गेहूं, सरसों फूल जाती है, तो वो सुंदरता लिए होती है, कोमलता लिए होती है, क्योंकि बवंडर आ जाता है तो फसलें खराब होती हैं, है ना। तो कोमल व्यक्तित्व, कोमल वाणी, कोमल शरीर, और बोलने के लिए भी अच्छा, मधुर बोलने वाला। और जब सूर्य की बात है, वह शस्त्र और शास्त्रों में निपुण भी होते हैं। और सूर्य को तो कौन नहीं पसंद करता, बताइए। एक हफ्ता यदि बादल लग जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, भले ही मई जून का महीना हो, गर्मी का महीना हो, अरे सूर्य के तो दर्शन ही नहीं हुए, सूर्यदेव के तो दर्शन ही नहीं हुए। तो इसलिए कैसे जातक होते हैं? अपने बस को, अपने आप को कंट्रोल करने वाले, दूसरों पर जीत हासिल करने वाले, अपनी इंद्रियों को भी बस में करने वाले, ताकतवर, और साथ ही साथ कोमलता भी, क्योंकि फाल्गुन का महीना है। कोमलता मनसा वाचा कर्मणा, करते भी हैं, दिखते भी हैं, और शस्त्र और शास्त्रों में निपुण। और ऐसी बातें जो हैं उसको हर कोई पसंद करता है, लोकप्रिय भी होते हैं। तो यह तो बात थी आज के कुछ नक्षत्रों की। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इनकी बातें हमने, इनके गुणों का बखान आज किया। मित्रों, आने वाले शनिवार का दिन इससे आगे के नक्षत्रों के बारे में हम बात करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले शनिवार के दिन प्रातः 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर फिर आपके साथ हम रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, साधुवाद। जय राम, जय